मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो हम लोग मध्यकालीन भारत में अध्ययन कर रहे थे। सल्तनत काल शुरू किए थे। सल्तनत काल में कुछ चीज़ हमने पढ़ा दी थी, बता सकते हो? पूछे? पील बख्श किसको कहा गया? ऐबक को। अच्छा, गुलाम वंश में सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा? गुलाम वंश में सबसे अधिक किस शासक का? गुलाम वंश कह रहा हूँ ना, दिल्ली सल्तनत का नहीं पूछ रहा हूँ। इल्तुतमिश का। कब से कब तक? 1210 से 1236, 26 साल तक रहा। बहुत लंबा कार्यकाल था उसका। इल्तुतमिश के एक को संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने। संगठन का क्या नाम था? चालीसा दल। और इसको भंग किसने किया था? बलबन ने। क्यों भंग कर दिया था? हाँ, वो किंग मेकर से हो गए थे चालीसा दल। सभी हट्टे कट्टे 40 सरदारों का संगठन था। तो जो है फिर बलबन ने कहा इन्हीं को ख़त्म कर दो, नहीं तो फिर ये हमारे लिए जीना दूभर कर देंगे। तो बलबन ने उन्हें ख़त्म कर दिया था। अच्छा, रजिया सुल्तान के बारे में कुछ चीज़ बताओ। उसका भटिंडा का उसने एक बनाया था जो है इक़्तादार। भटिंडा का इक़्तादार कौन था? अल्तुनिया। और उसका जो दीवाने उसने एक वो बनाया जो है, एक क्या नाम है, घोड़ों के रखरखाव के लिए। कौन था? याल्दुज। तो उसको कौन सा पद दिया था याल्दुज को? अमीर आखूर के पद पे जो है उसको बैठा दिया था, जिससे चालीसा दल के लोग क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। और विद्रोह किसने कर दिया था? अल्तुनिया ने। भटिंडा में अल्तुनिया ने। अच्छा, रजिया का मकबरा कहाँ है? प्रश्न आ जाते हैं छोटे छोटे। रजिया का मकबरा कहाँ है? मरी कहाँ थी पहले बताओ? कैथल में थी। तो फिर उसका मकबरा कहाँ होगा? कैथल में। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा बहुत सेंस लगा करके याद कर लिया करो। तो कैथल में ही उसका क्या है? मकबरा है। ठीक है। और ऐबक का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, लाहौर में है। ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया था। घोड़े ने कचर दिया था उसको गर्दन में पैर रख दिया, घोड़े उसे मर गया। घोड़े बड़े हट्टे कट्टे होते थे उसके भाई। सीधे वहाँ से लाता था अरब देश से। अरब देश के घोड़े वैसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे भारत की हाथी थे उस समय। भारत के हाथियों ने काफ़ी युद्ध में जो है प्राचीन समय के राजाओं को विजय दिलाई थी। सिकंदर पहली बार आकर के भारत में हाथी देखता है, नहीं तो घोड़ों पर तो उसका रथ चलता ही था। तो ऐसे चीज़ें रिवाइज करते रहा करो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कल मैंने बताया था कि रिवीजन कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत जल्दी जो है भूल जाता है, साफ कर देता है पिछला चीज़। तो उसको याद करना ज़रूरी है। बार बार रिवाइज करोगे तो याद रखना कुछ नहीं है। यहाँ सब चीज़ कंसेप्ट के हिसाब से ही पढ़ाते हैं, चाहे इतिहास हो चाहे भूगोल हो, कुछ सब सारा कंसेप्चुअल ही पढ़ाते हैं। तो फैक्ट्स को आपको बार बार रिवाइज करना होगा तभी याद होगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत जो है, मैंने फार्मूला बताया था याद करने का। गुलाब खिला तो सैयदा लौटी। गुलाब खिला तो सैयदा लौटी याद करने का जो है, मतलब इसका सीक्वेंस याद करना है। गुलाब खिला तो सैयदा लौटी। तो इससे जो है आप याद कर सकते हो कि किस तरीके से इनका सीक्वेंस है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश,
सैयद वंश और लोधी वंश। सबसे बड़ा सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तुगलक वंश का। बीच वाला पकड़ लो, ठीक है, बीच वाला पकड़ लो, बस याद हो जाएगा। लगभग 96 वर्ष तक रहा है इसका कार्यकाल, तुगलक वंश का लगभग 96 वर्ष तक। तो सबसे बड़ा बीच वाला है और सबसे छोटा वाला इसके ऊपर वाला ही है। सबसे छोटा कौन सा है? इसके ऊपर वाला ही है जस्ट। तो खिलजी वंश जो आज हम पढ़ेंगे, लगभग 30 वर्ष तक इसका शासनकाल रहा है खिलजी वंश का। ठीक, तो इस तरीके से मध्यकालीन भारत में शुरुआत होती है इतिहास में दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत में जो है 5 वंशों ने शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इस तरीके से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था गुलाम वंश का। गुलाम वंश क्यों कहा गया? क्योंकि ज़्यादातर उसके जो शासक थे सब क्या थे? गुलाम थे। बाद में राजा बनने से पहले उनको गुलामी की दास्ता से मुक्त भी कर दिया जाता था। ऐसा नहीं कि गुलाम ही बनकर के शासन सत्ता पर बैठ रहे हैं, तो इसलिए उसको ममलूक भी कहा गया। इसीलिए क्या कहा गया? ममलूक भी कहा गया। तो ममलूक वंश भी इसी को कहा जाता है। किसको? गुलाम वंश को। ये मैंने बताया था आपको। तो ममलूक वंश, गुलाम वंश और जो है इलवारी वंश, ठीक है, इल्तुतमिश से लेकर के और बलबन से पहले कौन था शासक? नसीरुद्दीन क्या नाम था पूरा? नसीरुद्दीन मोहम्मद, जो टोपी बेचा करता था, हैं? टोपी बेचता था, जो उसका बलबन का क्या था? दामाद था। बलबन ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी नसरुद्दीन महमूद से। नसरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी की शादी कर दी थी। तो वहाँ तक लेकर के इल्तुतमिश से लेकर के और नसीरुद्दीन तक जो है ये सब क्या थे? इलवारी तुर्क थे। क्या थे? इलवारी थे। इलवारी इनकी एक जाति थी, इलवारी इनका वंश था। इसलिए गुलाम वंश को इलवारी वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को इलवारी। तो इसके कई नाम हैं, गुलाम वंश, ममलूक वंश, इलवारी वंश। और बलबन भी इलवारी था, लेकिन वो बलबन जो है इनके ख़ानदान से नहीं था, वो एक गुलाम था इल्तुतमिश का। बाद में जो है ये इसको भी दास्ता से मुक्त कर दी जाती है, गुलामी की दास्ता से। तो बलबन भी जो है बाद में नए वंश की बलबनी, इलवारी बलबनी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो एक मुख्य रूप से इल्तुतमिश से लेकर के और नसरुद्दीन तक जो है जितने भी शासक हुए वो सब एक ही खानदान के थे। ऐबक के इल्तुतमिश और ऐबक में कोई संबंध नहीं था, खानदानी संबंध नहीं था, क्योंकि ऐबक क्या था? वो अलग दास था और इल्तुतमिश जो है उसका दास था, ऐबक का दास था। लेकिन इल्तुतमिश से लेकर नसरुद्दीन तक का जितने भी शासक हुए सब क्या? एक ही खानदान के थे, एक ही कुनबे के थे। और किस उससे थे? इलवारी से थे। तो प्रश्न यहाँ पूछ लेता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे जो है, देखो खिलजी वो जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था? क्यूमर्स। ठीक है, ये बारी बारी से जो है, इसके पहले कैकुबाद था। कैकुबाद के कुछ ही समय तुरंत बाद जो है क्यूमर्स या कैमूर्स या क्यूमर्स जो है इसको शासक सत्ता बनाता है। कौन बनाता है सत्ता पे? फिरोज मलिक फिरोज नाम था ना। मलिक फिरोज एक जो है अफगान तुर्क था। तो मलिक फिरोज ने जो है इसकी हत्या कर दी, कैकुबाद और क्यूमर्स की। और हत्या करके 1290 ईस्वी में कौन से वंश की स्थापना करता है? खिलजी वंश की। कौन से वंश की? खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो याद रखना 1290 में खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है? मलिक फिरोज। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसकी आयु उस समय 70 वर्ष के आसपास थी, बुढ़ा था, 70 वर्ष के आसपास थी। आप जो है पद्मावत मूवी देखेंगे, पद्मावत या पद्मावती नाम से शायद एक मूवी आई थी, पद्मावती नाम से मूवी, हाँ, रानी पद्मावत पे बनी है, जिसको मलिक मोहम्मद जायसी ने वो एक उपन्यास लिखा था पद्मावत, उसी उपन्यास पर आधारित है। तो उस मूवी को आप देखना। यहाँ पर शुरुआत ही होती है मलिक फिरोज से ही, हुक्का पीता रहता है बैठ करके, शायद जो है वहाँ से एंट्री करता है, शुतुरमुर्ग लेकर के अलाउद्दीन खिलजी पहुँचता है दरबार में जो है, ठीक है, उसके दरबार में। तो वो एक जो है अमीर था। क्या था उस समय? कैकुबाद और क्यूमर्स का क्या था? अमीर था, मतलब एक मंत्री था। और मंत्री पद पर रहते, क्योंकि ये सब जो उसके पोते थे बलबन के, ये सब जो है क्या हो गए थे? धीरे धीरे कमज़ोर हो गए थे शासन सत्ता में। तो मलिक फिरोज को मौका मिल गया इनको ख़त्म करने का
और इसे खत्म करके 1290 में खिलजी वंश की स्थापना कर। तो खिलजी वंश चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा कार्यकाल नहीं था, लगभग 30 वर्ष तक शासन रहा। ये 3-4 शासक जो है इस पे सत्ता पे बैठे। तो मुख्य तो जलालुद्दीन फिरोजी जिसने स्थापना की, इसका नाम याद रखना है। और इस यहाँ पे खिलजी वंश को पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से अगर मध्यकालीन भारत में प्रश्न आते हैं किसी भी प्रश्न में, किसी भी पेपर में, तो अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न जरूर रहते हैं। तो इनको हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐतिहासिक पात्र, ऐसा ऐतिहासिक पात्र था जिसने बहुत कुछ परिवर्तन किया था। और उस परिवर्तन को कहीं ना कहीं आज की सरकारें भी समझती हैं, पढ़ती हैं और उस पर अमल करती हैं, उस पर जो है अनुसंधान होता है। उसने बहुत सारे परिवर्तन किए थे मध्यकालीन भारत में, ठीक। तो इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है, ये इसीलिए पढ़ाई जाता है खिलजी वंश को। बाकी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, खुसरो शाह, इनका ज़्यादा कोई रोल नहीं था। 1296 से लेकर के और 1316 तक जो है अलाउद्दीन खिलजी शासन सत्ता पर बैठता है। और 1316 से लेकर 1320 तक जो है ये दोनों, ये तो बहुत कम समय तक रहता है खुसरो शाह, ये सब सत्ता में बैठते हैं। तो देखो यहाँ पर कहानी शुरू होती है मलिक फिरोज से। मलिक फिरोज को जो है जलालुद्दीन के नाम से सत्ता पर बैठता है 1290 ईस्वी में। सत्ता पर बैठने के बाद जो है वो ज़्यादा कुछ परिवर्तनकारी काम नहीं करता है। इसके समय में चूँकि मंगोल आक्रमण शुरू हो गए थे। सबसे पहला मंगोल आक्रमण भारत पर कब हुआ था, पता होना चाहिए आपको, कब हुआ था, किसके समय में, इल्तुतमिश के समय में, 1221-22 में, ठीक है। इल्तुतमिश के समय में सबसे पहला आक्रमण हुआ था मंगोलों का, किसके नेतृत्व में, चंगेज खां के नेतृत्व में, चंगेज खां के नेतृत्व में, ठीक है, जो कि मंगोलिया से आया था। किसका पीछा करते हुए आया था, मंगबरनी का, ठीक है। लेकिन दिल्ली सल्तनत में प्रवेश नहीं किया था, उसने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब और सिंध और जो है मुल्तान के क्षेत्र में पहुंचा था। तो इस तरीके से मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। तो इसके समय में भी मंगोल का आक्रमण हुआ, किसके समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में भी, फिरोज शाह खिलजी के समय में, तुगलक कह रहा हूँ, फिरोज शाह खिलजी के समय में भी मंगोलों का आक्रमण हुआ। तो मंगोल भारत आते हैं और उस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी इसका जो है क्या था, इक्तादार था। और इसका भतीजा भी था, किसका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद भी था। अपनी बेटी की शादी कर दिया था किसने, जलालुद्दीन ने। देखो सगा भतीजा था, सगा भतीजा मतलब उसके भाई का बेटा था। और मुस्लिम धर्म में जो है वहाँ पर एक ही माँ का पिया हुआ दूध बेटा जो अगर जो होता है, मतलब एक खून का फर्क नहीं देखा जाता है, दूध का फर्क देखा जाता है, ठीक है। ये उनकी अपनी जो है कल्चर है। तो इसलिए जो है भाई के बेटे बेटियों में शादी हो जाती है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना, भाई अगर 2 भाई हैं, सगे भाई हैं, तो एक का बेटा एक की बेटी शादियाँ हो जाती हैं। क्योंकि मैं भी ऐसे ही क्षेत्र में रहा हूँ जहाँ पे ऐसे ही हमारे गांव में इस तरीके से संबंध होते हैं। तो ये हाँ, इनका कल्चर है, ये सही है। तो हमारे गांव में जो है हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो है इस तरीके से शादियाँ होती हैं वहाँ पर। तो मुस्लिम धर्म में ये कल्चर है इस तरीके से। अब देखो हमारे धर्म में इतना ज़्यादा पेचीदा है कि वहाँ साला वो भी मिलाते हैं, क्या जो है पता नहीं कौन कौन से जो है कुंडली मिलाते हैं। कुंडली तो मिलाते ही हैं, लेकिन वो देखते हैं ना, क्या कहते हैं, गोत्र देखते हैं। पर ये एक ही गोत्र का नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तब जाके शादियाँ मिलती हैं। तो इस तरीके से सबका अपना अपना धार्मिक कल्चर है, वो उस हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सगा भतीजा था और साथ में दामाद भी था। और वो जो है इक्तादार था। कहाँ का इक्तादार था, इसको इक्तादार बनाया गया था कड़ा का। कहाँ का, कड़ा का, ठीक। तो ये याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी जो है शासन सत्ता पर आने से पहले कहाँ का इक्तादार था, कड़ा का। कौशाम्बी इलाहाबाद के पास में यहाँ पर क्या है, कड़ा मानिकपुर है, आज भी है मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर एक स्टेशन है। तो इस कड़ा वाले क्षेत्र का क्या था, इक्तादार था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और ये शुरू से ही बड़ा जो है क्रूर टाइप का था, बड़ा सनकी टाइप का था अलाउद्दीन खिलजी। तो फिरोज चूँकि 70 वर्ष का था, तो उससे कोई जो है युद्ध वगैरह होना तो था नहीं। तो अपने भतीजे को भेजता है कहाँ पर, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए, मंगोल आक्रमण से युद्ध करने के लिए। तो मंगोल आक्रमणकारी जब होते हैं, युद्ध होता है, तो उसमें जो है 1296 ईस्वी के आसपास जो है मंगोल आक्रमण होता है, लास्ट में जलालुद्दीन के लास्ट वाले समय में। तो इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है उनको परास्त करता है, मंगोलों को क्या कर देता है, परास्त कर देता है। लेकिन
लगभग 2000 के आसपास जो है मंगोल भारत में ही बंधक बनाकर रख लिए जाते हैं, मतलब वो जाते नहीं, भारत में ही रह जाते हैं। तो 2000 के आसपास मंगोलों को भारत में जो है उनको ये कहा जाता है, जलालुद्दीन कहता है कि तुम मुस्लिम धर्म अपना लो तो तुमको यहाँ शरण मिल जाएगी। तो उनको जो है मुस्लिम धर्म, मंगोलों को जो है मुस्लिम धर्म ग्रहण कराता है जलालुद्दीन, और उन्हें कहा जाता है नया नव मुसलमान। क्या कहा जाता है? नव मुसलमान। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि नवीन मुसलमान या नव मुसलमान किसे कहा गया है? मंगोलों को कहा गया है। किसको कहा गया है? मंगोल। भारत में शिया सुन्नी तो अलग चीज़ है, ठीक है। नव मुसलमान एक मतलब इनको कहा गया है, किसको? मंगोलों को, ठीक। शिया सुन्नी वाला कंसेप्ट जो है वो शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से मोहम्मद पैगंबर साहब जिस क्षेत्र से उन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की थी, बस उसके बाद ही जो है, जब उनके मरने के बाद जो है ये संप्रदाय ये धर्म दो संप्रदाय में बढ़ जाता है, शिया और सुन्नी में। जैसे जजिया कर तो शुरुआत किया था, अभी आएगा इसी में बताएंगे। जजिया कर की शुरुआत जो है 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है, आक्रमण करता है, तभी से कर जाता है, ठीक। अभी इसको पढ़ाएंगे, आएगा, कराएगा, ठीक, तब पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो है 1296 ईस्वी में मंगोल आक्रमण में क्या होते हैं, मंगोल कुछ भारत में 2000 के आसपास मंगोलों को भारत में बसा दिया जाता है। 2000 के आसपास मंगोल भारत में बस जाते हैं, और किस धर्म से? नव मुसलमान के धर्म में। नवीन जो है मुसलमान धर्म, उनको कहा जाता है कि वो नव मुस्लिम हैं, नवीन मुस्लिम्स हैं, और उन्हें दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में बसा दिया जाता है, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर लगभग 2000 लोगों की बस्ती हो जाती है, तो इसको कहा जाता है मंगोलपुरी। क्या कहा जाता है? मंगोलपुरी। आज भी दिल्ली में मंगोलपुरी है, ठीक है, दिल्ली में मंगोलपुरी आज भी है। देख सकते होगे आप, जो है नेट पे सर्च मारना मंगोलपुरी दिल्ली लिखना तो पूरी बस्ती आ जाएगी। तो मंगोलपुरी बस्ती के नाम से 2000 लोगों को बसाता है कौन? जलालुद्दीन फिरोज शाह। जलालुद्दीन फिरोज शाह जो है बसा देता है 2000 मंगोलों को दिल्ली के आसपास। तो एक घटना ये घटित होती है, और दूसरी घटना ये घटित होती है कि यहाँ पर जो है गुजरात वाला क्षेत्र है, ठीक, गुजरात है, इसके बाद यहाँ महाराष्ट्र है। देखो यहाँ ये सब हम लोग दक्षिण भारत पूरा आज बात करेंगे। यहाँ तक जो है अभी तक दिल्ली सल्तनत तो यहीं तक था। गुलाम वंश में दिल्ली सल्तनत में कोई ज़्यादा उसकी सीमा में वृद्धि नहीं हुई थी, क्योंकि नया नया जो है वंश था गुलाम वंश, और शुरुआत में क्या होता है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए ही लोग काम करते हैं, राजा महाराजा नया साम्राज्य नहीं विस्तृत करते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक हुआ जिसने जो है दक्षिण भारत तक पूरी अपनी जो है सीमा को विस्तारित किया था। हमने प्राचीन भारत में पढ़ा था समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त जैसा कि गुप्त वंश का जो है शासक था, उसने भी पूरे दक्षिण भारत को रौंद डाला था, तभी तो उसको नेपोलियन कहा गया है। नेपोलियन की पदवी बाद में इतिहासकार देते हैं, वो अपने आप को नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन तो बाद में हुआ है, नेपोलियन तो बाद में हुआ है, तो उसको नेपोलियन कहा गया है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पूरा रौंद डालता है, इसलिए इसने एक उपाधि धारण की थी सिकंदर शानी की। अभी अलाउद्दीन खिलजी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है उसका ये वाला महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है देवगिरी। महाराष्ट्र का क्षेत्र क्या है? देवगिरी। तो देवगिरी में पहला आक्रमण जो है जलालुद्दीन के समय ही कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। जब कड़ा का क्या था? इक्तादार था, कड़ा का सूबेदार या इक्तादार। अच्छा, इक्ता प्रथा कौन लेकर आया था भारत में? इल्तुतमिश लेके आया था। कौन लेके आया था? इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा क्या थी? जिस तरीके से हमारे सातवाहन शासकों ने भूमि दान की प्रथा शुरू की थी, ऐसे ही सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की। अर्थात जो मंत्री थे, अमीर थे, और जो सैनिक अधिकारी थे, उनको नगद वेतन ना दे करके जमीन दिया जाता था। क्या? जमीन 2 बीघा 3 बीघा जमीन दे दिया कि जाओ तुम उस पर खेती करो, और जो खेती कर रहे हैं उनसे टैक्स वसूलो, उनसे टैक्स वसूलो। पूरा क्षेत्र दिया जाता था कि इस क्षेत्र का जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसकी देखरेख तुम करोगे, तुम जो है उसका रेवेन्यू जो है इकट्ठा करोगे, और इतना परसेंट जो है 33% राजा को रेवेन्यू वहाँ से ला करके दोगे, बाकी जो बचेगा वो तुम लोगे और बाकी जनता को दोगे खाने पीने के लिए। तो इस तरीके से नगद वेतन की जगह जो जमीन दी जाती थी उसे कहा जाता था इक्ता। और एक बड़ा क्षेत्र हो जाता था तो वहाँ का जो सिपह सलार जो हो जाता था, जो बड़ा सा उसका अधिकारी हो जाता था, उसे इक्तादार कहा जाता था। तो इस तरीके से कड़ा का इक्तादार कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और इसने जो है 1296 ही ईस्वी में
क्या किया था, देवगिरी पर आक्रमण किया था। रामचंद्र देव यहाँ का क्या था, शासक था। रामचंद्र देव यहाँ का शासक था और इसकी बेटी को ज़बरदस्ती ले जाता है कड़ा में और उससे जो है मतलब शादी वादी करने का प्रस्ताव रखता है। और इधर जो है जलालुद्दीन को पता चलता है और बहुत सारा सोना लूट कर जाता है, क्योंकि देखो भारत उस समय भारत में मंदिरों में बहुत सोना हुआ करता था, आज भी है, बहुत सारे मंदिर दक्षिण भारत के हैं सोने से पटे पड़े हैं। ठीक, तो सोना वगैरह संपत्ति लूट कर ले जाता है कड़ा में। और जब जलालुद्दीन को पता चलता है कि हमारा भतीजा जो है सोना चांदी जीत करके लाया है, तो वो मिलने आता है कड़ा किससे, अलाउद्दीन से। और कड़ा मिलने आता है और यहीं पर जो है जलालुद्दीन का खेल ख़त्म कर देता है कि ससुर साहब या जो है चाचा जी, बहुत हो गई अब तुम्हारी जो है बुढ़ापा, अब ख़त्म कर देते हैं, जो है 70-75 साल के हो गए हो, अब निपटा देते हैं। तो धोखे से जो है उसे खंजर मार करके वहीं निपटा देता है कड़ा में। तो प्रश्न भी पूछ सकता है कि जलालुद्दीन की मृत्यु कहाँ हुई थी, कड़ा में। किसने मारा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो वहाँ पर 1296 ईस्वी में इसका जो है इसकी कहानी खत्म हो जाती है जलालुद्दीन खिलजी की। तो जलालुद्दीन खिलजी इस तरीके से खत्म हो जाता है। अब जो है शासन सत्ता पर गद्दी पर कौन बैठता है, अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि देखो इसकी बेटी इसको ब्याही थी, तो बेटी ने बहुत अपोज किया था। मूवी देखना एक बार जा करके, तो थोड़ा सा कहानी और ज़्यादा आपको जो है दृष्टांत पता चलेगा, पूरे दृश्य दिखाई देंगे उस कहानी में, तो इतिहास और थोड़ा सा आपका जो है मजबूत होगा। क्योंकि जब फिल्म के माध्यम से हम जब पिक्चर के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कहानी को देखते हैं, तो फिर वो लंबे समय तक जो है हमारे दिमाग में वो स्थिर होता है। लेकिन ये सब काल्पनिक घटना है, कुछ चीज़ उसमें काल्पनिक आपको मिलेंगी जो इतिहास में वो बातें नहीं लिखी गई हैं। इतिहास तो किस पर आधारित, साक्ष्यों पर आधारित होता है ना, तथ्यों पर आधारित होता है। लेकिन कहानी क्या है, कुछ भी लिख डालो, जो सोच ले कहानीकार वहाँ तक पहुँच सकता है। तो इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा मज़ा भी आएगा जब इसको पढ़ करके आप जाओगे, मूवी देखोगे, तो लगेगा कि हाँ जो है अब ये कहानी समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से जो है अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में शासन सत्ता पर बैठता है। अब देखो इसके समय में मंगोल आक्रमण तो हो ही रहे थे, लेकिन एक प्रश्न बनता है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके साथ शासनकाल में हुए, इसी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक जो है मंगोल आक्रमण हुए। तो ये प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो इसने क्या किया, इधर तो उत्तर पश्चिम वाले सीमा प्रांत पे जो है अपना सीमाबंदी कर दिया था, दीवार खिंचवा दिया था, किसने, बलबन ने। क्योंकि बलबन के समय में भी खूब हो रहे थे आक्रमण, उसका बेटा भी एक शहीद हुआ था मंगोल आक्रमण में ही, तो वो तो खाया ही था, जो है उससे मतलब परेशान था ही मंगोलों से। तो अलाउद्दीन ने भी जो है अपने कुछ सेनापति नियुक्त किए थे, अभियान के लिए सेनापति नियुक्त कर रखे थे। तो दक्षिण उत्तर भारत, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, उत्तर भारत, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र मंगोल वाला क्षेत्र था, जहाँ से मंगोल प्रवेश करते थे, इधर से आते थे, इधर से आते थे। हालांकि इधर से बहुत कम आया, क्योंकि इधर पूरा क्या था, तिब्बत का पठार था और इसको पार करना कठिन था। तो ये लोग इधर से प्रवेश करते थे खैबर और गोलन दर्रों के माध्यम से, खैबर और गोमल दर्रों के माध्यम से प्रवेश करते थे उत्तर पश्चिम भारत से, और यहीं पर जो है दीवारबंदी कर दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसने जो है नुसरत खां को भेजा था, किसको, नुसरत खां को। नुसरत खां उत्तर भारत को जो है रौंदने वाला इसका सिपह सलार था, किसका, अलाउद्दीन खां। और दक्षिण में जो है एक था जो है आपका हिजड़ा, हिजड़ा मतलब किन्नर, सीधे शुद्ध शब्द में क्या कहते हैं, किन्नर। क्या नाम था उसका, पढ़ के नहीं आए हो, पीडीएफ है, पीडीएफ देता हूँ भाई, पढ़ा करो। क्या नाम था, मलिक काफूर, हाँ मलिक काफूर। तो देखो पढ़ लिया करो, पीडीएफ को पढ़ लिया करो। तो प्रश्न आता है, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि दक्षिण भारत को अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत को पूरा आक्रमण किया था, दक्षिण भारत को पूरा रौंद डाला था, तो मलिक काफूर ने। मलिक काफूर गुजरात विजय जब हुआ था 1297 ईस्वी में, गुजरात विजय किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने, नुसरत खां ने। तो नुसरत खां जब गुजरात अभियान पर जाता है 1297 ईस्वी में, तो यहाँ से किसको लेके जाता है, मलिक काफूर को। तो प्रश्न आता है, मलिक काफूर को कहाँ से खरीदा जाता है, गुजरात अभियान के समय 1297 ईस्वी में गुजरात अभियान के समय किसको खरीदा जाता है, मलिक काफूर को। और खरीदते कितने में है, 1000 दीनार में। किस में खरीदते हैं, 1000 दीनार में।
दीनार जैसे हमारा रुपया है, ऐसे ही जो है अरब कंट्रीज के कुछ देश, आज लगभग 7-8 देश हैं जहाँ पर दीनार चलता है। और हमको लगता है दुनिया की सबसे मजबूत जो है मुद्रा है वो क्या है, दीनार ही है। लगभग 250 हमारे भारत का रुपया, लगभग 250 रुपया एक दीनार के बराबर होता है आज के समय की अगर बात करें। कुवैत का दीनार सबसे मजबूत है इस समय, ठीक है। लगभग 250-52 मतलब इस वेरिएट होता रहता है। डॉलर की बात करें 70 से 75 के बीच वेरिएट होता है ना। भारत का रुपया लगभग 70-75 होते ही $1 के बराबर होगा, लेकिन दीनार लगभग 250 के आसपास हमारे भारतीय रुपया और दीनार। तो जो मजबूत कौन होगा फिर, दीनार। सब इस समय सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सी मतलब मुद्रा है, दीनार है। तो 1000 दीनार में किसको खरीदता है, मलिक काफूर को। 1000 दीनार में मलिक काफूर को खरीदा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, 1000 दीनारी। तो एक प्रश्न आएगा, 1000 दीनारी किसको कहा गया है, मलिक काफूर को। 1000 दीनारी किसको कहा गया है, मलिक काफूर को। तो याद रखना। तो इसे मलिक काफूर खरीदा जाता है और ये काफ़ी जो है बहुत सहयोग करता है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसे बनाया जाता है दक्षिण भारत के अभियान का सेनापति। दक्षिण भारत के अभियान का सेनापति इसे बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये आते ही देखो यहाँ पर हिंदुस्तान में उस समय क्या था कि एक तो राज विद्रोह होते थे, मतलब राज षड्यंत्र होते थे, विद्रोह और षड्यंत्र दोनों होते थे। राजमहल के अंदर षड्यंत्र रचे जाते थे और अंदर आंतरिक विद्रोह होते थे। तो इन सबसे बचने के लिए फिर इसने अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जो कार्य किया, क्या किया, 4 अध्यादेश, 4 कानून पारित किए और उनको जनता के बीच जो है लगवाया, उनको मतलब प्रचलित करवाया कानूनों को। क्या क्या, सबसे पहले तो ये किया कि जितने भी समारोह हो रहे हैं, अमीरों के जितने भी समारोह हो रहे हैं उनको बंद करवा दिया। समारोह को क्या करवा दिया, बंद करवा दिया कि किसी भी प्रकार से नाच गाने और इस तरीके से शादी विवाह में बहुत मिलेंगे जुलेंगे नहीं। क्योंकि इससे क्या होता है, जब लोग आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, आपस में मिलने से राजा के खिलाफ जो षड्यंत्र रचते हैं, और ख़ास करके अमीर मतलब मंत्री और जो है बड़े बड़े पद पे बैठे हुए अधिकारी, उनके यहाँ जब शादियाँ होती हैं, समारोह होते हैं, तो फिर राजा की बुराई ही करते हैं वहाँ बैठ करके और षड्यंत्र रचते हैं। तो बड़ा समझदार था, उसने कहा नहीं सादगी में होगी, कोई नहीं, मतलब कोरोना वाला, जैसे कोरोना में शादियाँ नहीं होती थी, 10 लोग मिल करके शादी कर लें, ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जहाँ अगर ज़्यादा मिल गए तो वहाँ तुरंत जो है राजा के सिपाही पहुँच जाते थे और कोड़े बरसाते थे। तो इस तरीके से जो है उसने काम किया। दूसरा काम किया कि मद्य निषेध कर दिया। मद्य निषेध कर दिया, मद्य निषेध मतलब दारू वारू बंद करवा दिया। जो नशे की चीज़ें थी उसे क्या करवा दिया, बंद। क्योंकि आदमी जो है शराब पी करके क्या करेगा, फिर तो उल्टा सीधा राजा के बारे में बकेगा ही। तो उसने शराबबंदी करा दी, बिल्कुल हमारे नीतीश कुमार जैसे। नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी कराई ना, तो ऐसे ही जो है इन्होंने शराबबंदी करवा दी। और इसके अलावा अभी तक क्या था, भूमिदान की प्रथा थी ना। जितने भी मतलब धार्मिक गुरु थे या फिर अमीर थे, सैनिक अधिकारी थे, उनको सबको नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि क्या दिया था, इक्ता दिया जाता था। तो इसकी वजह से इसने क्या किया कि जितने भी इक्ता थे, जितने भी सरकार मतलब प्राइवेट ज़मीन थे, प्राइवेट भूमि थी, जिनको दिया गया था, भूमिदान कह सकते हो, उन भूमियों को क्या किया, इसने वापस ले लिया। कहा ये सरकारी ज़मीन है, ये क्या कहा, ये सरकारी ज़मीन है। और उसके लिए सरकारी ज़मीन के लिए एक शब्द आया था खालसा। क्या, खालसा। तो शब्द याद रखना, खालसा किसके लिए है, सरकारी ज़मीन के लिए। खालसा किसके लिए है, सरकारी ज़मीन के लिए। तो जितने भी दान की गई ज़मीन थी उसको खालसा ज़मीन में क्या किया, परिवर्तित किया। तो यहाँ पर जो 4 अध्यादेश थे, एक तो लिखते चलो आप बारी बारी से। पहला क्या था, जो दान की गई ज़मीन थी, दान भूमि जो थी, उसको किसमें परिवर्तित किया, खालसा भूमि में। किसमें, खालसा भूमि में। खालसा भूमि का मतलब सरकारी ज़मीन हो जाएगी। और दूसरा उसने मद्य निषेध किया था। क्या किया था, मद्य निषेध, यानी किसी भी प्रकार से जो है शराब वगैरह पे निषेध, शराब वगैरह की बंदी कर दी। और इसके अलावा तीसरा उसने जो किया था, समारोहों पर रोक लगा दी। अमीरों के समारोहों पर रोक लगा दी, तो समारोह रोक दिया। और चौथा इसने क्या किया था, इन सब के बीच में गुप्तचर लागू कर दिए थे। क्या कर दिए थे, गुप्तचरी प्रणाली। तो गुप्तचरी प्रणाली इसने शुरुआत कर दी, किसकी, गुप्तचर प्रणाली। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपने सल्तनत में गुप्तचर प्रणाली अपनाई। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। गुप्तचरों को इनके बीच में भेज देता था। कहाँ पे, जहाँ कोई मदिरापान न कर रहा हो, कोई समारोह चल रहा हो, तो वहाँ पर किसी प्रकार से जो है मतलब शादी विवाह में कोई इस तरीके से षड्यंत्र न कर रहा हो, तो
गुप्तचर जो थे इनको सब जगह भेजा गया। और देखो हमारे देश में गुप्तचर प्रणाली बहुत पहले से ही थी, प्राचीन समय से ही। आपने देखा होगा कि चाणक्य ने कितनी बेहतरीन ढंग से जो है गुप्तचर प्रणाली व्यवस्थित की थी, सब पढ़ा है मैंने। तो इस तरीके से ये 4 तो अध्यादेश लागू किए थे। क्या किए थे? 4 अध्यादेश लागू किए थे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस लिए? आंतरिक विद्रोह ना हो, राजा के खिलाफ षड्यंत्र न रचे जाए, राजा के खिलाफ षड्यंत्र न हो और आंतरिक विद्रोह न हो, इससे कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किए थे? इस प्रकार से उसने 4 अध्यादेश लागू किए थे। और इसके अलावा उसने कई सुधार किए, जिसके कारण आज इतिहास में हम उसे पढ़ते हैं। सबसे पहला सुधार उसने सैन्य सुधार किया। अभी तक सेना जो थी वो भाड़े के जो है सैनिक होते थे। जब युद्ध होता था या कुछ होता था तो राजा क्या करते थे, जो है अपने इक्तादारों की सहायता से क्या करते थे, उनको किराए पे ले लेते थे और उनको जो है जमीन वगैरह दान में दे दिया जाता था सैनिकों को, सैनिक अधिकारियों को। तो स्थायी सेना नहीं थी। और जब भाड़े के सैनिक लाओगे तो फिर ज़्यादा ट्रेंड नहीं होंगे। भाड़े के सैनिक क्या होंगे? फिर ज़्यादा ट्रेंड नहीं होंगे, मतलब उनको ट्रेनिंग समय समय पर नहीं दी जाएगी। तो इसने उस व्यवस्था को खत्म करके अब क्या किया, सैनिकों को स्थायी रखना शुरू किया। जब सैनिक स्थायी होंगे तो फिर उनको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, और समय समय पर प्रशिक्षण देंगे तो फिर हमारे सैनिक जो है दूसरे हमारे दुश्मन पर भारी पड़ेंगे कि नहीं। तो सैनिकों को स्थायी करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। स्थायी सेना रखी। देखो अभी भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पर स्थायी सेना नहीं रखी जाती है, जहाँ पर स्थायी सेना नहीं रखी जाती, बहुत कम स्थायी सेना रखते हैं, छोटे बहुत थोड़ा बहुत। जब कभी युद्ध की आपात स्थिति आती है तो घर घर जो है लोगों को घर घर से जो है बुलाया जाता है कि हर अगर घर आप मतलब हर घर में जो है 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं तो उनको युद्ध में बुलाया जाता है युद्ध के लिए। और वहाँ पर जन्म लेते ही बच्चे को मतलब उस परिवार में जो है पहले ही एक नागरिकता के साथ साथ एक शपथ दिला दी जाती है कि आप बुलाए जाने पर अपने बच्चे को युद्ध के समय भेजना होगा। ऐसा नहीं कि आप जो है युद्ध पे अपने बच्चे को ना भेजो तो इसे राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये व्यवस्था की अभी बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में है। तो इस तरीके से जो है इसने सेना को क्या किया, स्थायीकरण किया और नगद वेतन देना शुरू किया। स्थायीकरण के साथ साथ इसने क्या किया, सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। भाई अभी तक क्या था, जमीन देता था, भूमिदान की प्रथा थी, तो सेना तो स्थायी कर दी। स्थायी सेना के साथ साथ में इसने क्या किया, नगदी वेतन देना शुरू कर दिया, नगद वेतन देना शुरू कर दिया सेना को। अब नगद वेतन देंगे तो फिर जो है सैनिक के पास हर महीने हर साल पैसा रहेगा, नकदी रहेगी, और उनके ऊपर प्रशिक्षण पे पैसा खर्च किया जाने लगा। तो प्रशिक्षण पे पैसा खर्च किया जाने लगा और जो है सैनिकों को स्थायी कर दिया गया। और इसके अलावा इनको जो है कैंटीन उपलब्ध कराई गई। क्या उपलब्ध कराएगी? इनके लिए एक अलग से एक बाजार बना दिया गया जिसको कैंटीन। तो कैंटीन व्यवस्था इंप्लीमेंट करने वाला कौन सा शासक था? अलाउद्दीन खिलजी। आज भी है सैनिकों के लिए कैंटीन, है कि नहीं है? कहीं ना कहीं यहीं से आया होगा ये कंसेप्ट। तो कैंटीन व्यवस्था में क्या होती है, जो सामान बाजार में मिलता है उससे सस्ते दर पर, जिससे कि हमारे सैनिक जो है मतलब उनको कम वेतन भी अगर दे रहे हैं सैनिकों को, तो उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो सामान है खाने पीने की या जो ज़रूरतों की सामान है, उन्हें आराम से उस पैसे में उपलब्ध हो सके। तो कैंटीन व्यवस्था भी दी। इसके अलावा देखो अभी तक क्या होता था कि ये बड़े चालाक होते थे सैनिक। जैसे ही किराए के जब होते थे सैनिक ना, तो उसमें क्या होता था कि मतलब किसी को भेजना किसी को या भेज किसी को देते थे। इक्तादार जो होते थे, इक्तादार से लिया जाता था। भाई राजा तो केंद्र में बैठा हुआ दिल्ली में, लेकिन सैनिक कहाँ से आते थे? किसी राज्य से, किसी इक्ता से आते थे। तो इक्तादार के साठ गांठ से क्या करते थे, सैनिक जो होते थे, सेना के अधिकारी होते थे, वो किसी मरियल को भेज दिए, किसी को भेज दिए, मतलब उनकी पहचान नहीं थी, तभी तो ऐसा हो गया। तो इसने जो है हुलिया व्यवस्था स्टार्ट की। क्या व्यवस्था स्टार्ट की? हुलिया व्यवस्था। हाँ, हुलिया व्यवस्था या फिर जो है पहचान व्यवस्था, यानी आईडी कार्ड जारी करना शुरू कर दिया। जो आज के आईडी कार्ड है ना, तो आधार कार्ड टाइप का इसने जारी करना शुरू कर दिया कि अब जो है हुलिया मतलब चेहरे की पहचान की गई। हर सैनिक को अपना चेहरा स्केच करवा के रखना पड़ता था अपने जेब में कि हम ही जो हैं वही अधिकारी हैं, मतलब वही सेना के सैनिक हैं या अधिकारी हैं। तो हुलिया व्यवस्था इसने शुरुआत की। ठीक है, वो आधार कार्ड कह सकते हो। आज का आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड तो सभी के पास है, लेकिन सेना की जो आईडी आज की है वो शुरुआत किसने कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके अलावा घोड़े भी कई प्रकार के होते हैं। जो तुर्क घोड़े थे, अरब देश के घोड़े थे, बड़े पावरफुल, बड़े तेज़ दौड़ने वाले। भारत के मरियल घोड़े, अब जितना बढ़िया घोड़ा लोगे उतना ही महंगा होगा ना,
तो इक़्तादार बड़ा इसमें भी भ्रष्टाचार करते थे, सस्ते घोड़े दे देते थे राजा को, मरियल घोड़े उपलब्ध करा देते थे। और भाई पैसा एक रिलीज होता था ना, जैसे इस सेना मंगानी है तो सेना के लिए राज खजाने से पैसा तमाम जाता था इक़्तादारों को। अब उसमें पैसा बचत करके, भ्रष्टाचार आज से नहीं बहुत पहले से था, तो उसमें पैसा बचा करके क्या करते थे, मरियल घोड़े दे दिए, मरियल सिपाही दे दिए। तो मरियल सिपाही से बचने के लिए हुलिया व्यवस्था स्टार्ट कर दी, और घोड़े बदले न जा सके, घोड़े चिन्हित कर लिए जाते थे कि यही घोड़े युद्ध के समय लाए जाएंगे, युद्ध के समय यही घोड़े लाए जाएंगे, क्योंकि हट्टे कट्टे घोड़े हैं। तो उसमें क्या करता था इक़्तादार, मरियल घोड़ों को भेज देता था। तो घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की गई, घोड़ों को बंदूक लेकर दागने की नहीं, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू कर दी। किसने? हाँ, जैसे मतलब लोहा, वो एक होता था राजमुहर होती थी, राजमुद्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे आज के समय में क्या होता है, लाख का मुद्रा लगाते हैं ना, लाख का मुद्रा, जैसे सरकारी सामान भेजना है या सरकारी सामान कहीं उसका जो है पार्सल करना है तो लाख की मुद्रा लगाते हैं, हम ब्रास-सील बोलते हैं। हम लोग जब इलेक्शन कराते हैं तो वहाँ भी हमारी मोहर लगती थी, ब्रास-सील मिलती है हम लोगों को, तो उससे लाख की मोहर हम लोग लगाते हैं, मतलब सरकारी पत्रों पर। तो ऐसे ही जो है लोहे की सील होती थी, और उस लोहे की सील को गर्म करके, उभरा होता था उसमें जो है पूरा मतलब निशान, और गर्म करके घोड़े की पीठ पे या घोड़े की जो है गर्दन पे छाप दिया जाता था। और वो, अरे घोड़ा मरेगा कैसे? तो ऐसे जो है इस व्यवस्था को क्या कहा गया, घोड़ों को दागने की व्यवस्था। घोड़ों को छोड़ो, इंसानों को दागा जाता था, इंसानों को भी दागा जाता था इस तरीके से। जब इंसान, देखो हमारे देश में दास प्रथा, इतनी गुलामी, इतनी व्यवस्थित ढंग से नहीं थी, लेकिन अफ्रीका कंट्रीज में, इन देशों में जो है गुलाम इसी तरीके से हुआ करते थे। उनको उनकी पहचान जो है पुख्ता करने के लिए उन्हें भी दागा जाता था, गुलामों को बड़ी यातनाएं दी जाती थी भाई। तो इस तरीके से ये सारी व्यवस्था शुरू की सैन्य जो है सुधार के अंतर्गत, सैन्य सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारी व्यवस्थाएं शुरू की। अब जब सैनिक हमारे मजबूत हो जाएंगे तभी तो हम अभियान करेंगे। तो इसके अभियान को अगर हम देखें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उत्तर भारत का अभियान, मंगोल से निपटने का अभियान, और दक्षिण भारत का अभियान। मंगोलों से निपटने का अभियान और दक्षिण भारत का जो है अभियान। तो 3 भागों में बांट सकते हैं। बारी बारी से देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे शुरू होता है भारत में, उत्तर भारत का अभियान से शुरू होता है। उत्तर भारत का अभियान शुरू करते हैं नुसरत खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में भाई? दिल्ली में यहाँ पर बैठा हुआ, ये पूरा इसका जो है क्षेत्र है, यहाँ पर अलाउद्दीन बैठा हुआ है, यहाँ पर अलाउद्दीन बैठा हुआ है, जो बहुत कड़ाई से जो है शासन सत्ता कर रहा है। निरंकुश शासक था। इसने ये भी कहा था कि हमें जो है खलीफा से किसी प्रकार से जो है हमें अपने जो सुल्तान की पद को, उसको खिलात नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? खिलात में सर्टिफिकेट, पता नहीं था। तो सुल्तान से हमें परमिशन नहीं लेनी है कि हम जो है राजा हैं। भाई हम राजा हैं तो राजा हैं, कोई हमको कहे नहीं, ये तस्दीक करके कहे कि मैं राजा हूं तो नहीं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत शुरुआत हुई काफ़ी समय हो गया, अब हमको खिलात लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने पहली बात तो खिलात नहीं ली थी, और कहा था धर्म को हस्तक्षेप नहीं करना है, राज व्यवस्था में धर्म का हस्तक्षेप नहीं चलेगा। जो खलीफा हैं, धर्म गुरु हैं, वो अपनी जगह हैं, उनका अपना जो है काम है अपना काम करना, लेकिन राजा का काम जो है उसमें किसी भी प्रकार से जो धर्म है उसकी दखलंदाजी नहीं चलेगी। तो इसीलिए इसने एक नवीन धर्म भी स्थापित करने का प्रयास किया था। इसने एक नवीन धर्म भी स्थापित करने का प्रयास किया था। तो प्रश्न आएगा कि नया धर्म स्थापित करने वाला शासक दिल्ली सल्तनत का कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन स्थापित नहीं हो पाया था, नवीन धर्म स्थापित नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत सारे जो धार्मिक गुरु थे वो सब विरोध में आ गए थे, और इसको कुछ लोग समझाने वाले भी थे कि अरे भैया मत करो, नहीं तो बगावत होगी उसमें सल्तनत में। तो इस तरीके से इसने जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ये खिलात ना लेने वाला, और इस तरीके से निरंकुश शासक भी था। ये निरंकुश शासक पहला कौन आता है? बलबन। मैंने बताया ना, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक निरंकुश कौन था? बलबन। फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी भी निरंकुश, उदार निरंकुश जो है इसका चाचा था। इसका चाचा क्या था? उदार। निरंकुश तो था ही, लेकिन उदारवादी निरंकुश था। तो प्रश्न आता है उदारवादी निरंकुश शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इस तरीके से उत्तर भारत का अभियान जो है 1297 ईस्वी में होता है। उसी समय जो है किसको खरीद कर ले जाता है? मलिक काफूर को। किसको? मलिक काफूर को 1000 दिनार में। कितने में? 1000 दिनार में। इसलिए इसको 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक। और इसके अलावा गुजरात अभियान के दौरान बीच में राजस्थान पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बीच में राजस्थान पड़ता है। तो राजस्थान के जो यहाँ के जो राज्य थे राजस्थान के, जैसे आपका चित्तौड़ हो गया, ठीक है,
आपका जो है मेवाड़ हो गया, ये सब जो राज थे चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के, रणथंभौर के, ये चित्तौड़ हो गया, मेवाड़ हो गया, रणथंभौर हो गया, तो ये सब रास्ते में बाधा बनते थे गुजरात अभियान के दौरान। तो इनको भी विजय करना शुरू किया, इनको भी विजय करना शुरू किया। 1300 ईस्वी में जो है रणथंभौर का विजय किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपका जो है चित्तौड़ वाला। चित्तौड़ को याद रखना, चित्तौड़ विजय 1303 में करता है। कब करता है? 1303 में। और यहाँ पर जो है स्वयं आता है, शासक स्वयं आता है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है, किसके साथ में? मलिक काफूर के साथ में। मलिक काफूर के साथ में स्वयं आता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर एक कहानी, इसी पर तो फिल्म बनी है तुम्हारी पद्मावती। चित्तौड़गढ़ की रानी थी पद्मावती, राणा रतन सिंह जो थे उनकी पत्नी थी राणा रतन सिंह, राणा रायन रतन सिंह नाम था, राणा रायन रतन सिंह। चित्तौड़ के उस समय क्या थे? महाराज थे, शासक थे। ठीक है, तो इनकी पत्नी थी पद्मावती, और ये सुन रखा था अलाउद्दीन खिलजी कि पद्मावती संसार की सबसे सुंदर स्त्री है, सबसे सुंदर स्त्री है। तो अब इसके अंदर ये लालसा जागृत हुई कि दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है तो क्यों ना जो हमारी हो जाए, हम अपना लें उसको। तो इसीलिए राणा रतन सिंह से इसे युद्ध करना पड़ता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 6 महीने तक जो है ये वहाँ पर चित्तौड़गढ़ के किला के पास जो है अपना इसने अभियान चलाया, बल्कि मतलब उसने अपना वहाँ पर शिविर लगा कर रखा लास्ट तक, लेकिन जो है ये पाया नहीं, इसको पद्मावती को पाया नहीं। बाद में 1540 ईस्वी में पद्मावती के बारे में मलिक मोहम्मद जायसी अपने उपन्यास में लिखते हैं। पद्मावती नामक एक उपन्यास लिखते हैं 1540 में। कौन लिखता है? मलिक मोहम्मद जायसी। यहाँ से प्रश्न आया था किसी परीक्षा में कि पद्मावती उपन्यास लिखने वाला लेखक मलिक मोहम्मद जायसी किसके शासनकाल में था? तो शेर शाह सूरी के समय में ये था। 1540 ईस्वी में उसका शासन था शेर शाह सूरी का। जब जो है हुमायूं के बाद आता है कौन? शेर शाह सूरी। तो सूर वंश की स्थापना करता है। मुगल्स के बीच में ये एक जो है एक ऐसा बाधा उत्पन्न हो जाता है मुगलों के समय में कि हुमायूं के बाद ही शेर शाह सूरी आ जाता है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब मुगल पढ़ेंगे तब वहाँ। तो उसमें लिखते हैं 1540। तो ये समय याद रखना है। 1540 ईस्वी में पद्मावत लिखी गई। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और किसके शासनकाल में लिखा? शेर शाह सूरी के शासनकाल में लिखा। तो उसी में लिखा हुआ है कि इस तरीके से उसने जो है पूरी व्याख्या की है। तो कहानियों में तो कुछ ही किरदार होता है, तो उसी पर ये मूवी बनाई गई है। तो 1303 ईस्वी के अभियान में, लेकिन पद्मावती को पाता नहीं, प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि जब राणा रतन सिंह और इनके सैनिक खत्म हो जाते हैं तो रानी अपनी पूरी जो है महल की जितने भी दासियां थी और जितने भी उसकी सेविकाएं थी सबको लेकर के जौहर कर लेती है। जौहर का मतलब आग में कूद जाती है, जलती चिता में सब जिंदा कूद जाते हैं। तो पूरा जौहर व्रत इसको कहते हैं। यानी और उस सबसे बड़ी हार थी इसकी, अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी हार यही थी कि हम जो है पद्मावती को प्राप्त नहीं कर सके। राणा रतन सिंह को मार जरूर दिया था। राणा रतन सिंह बहुत बहादुरी से लड़े थे, लेकिन इसको जो है बिल्कुल जो है कूटनीति से और बिल्कुल एक तरीके से छल से मारा गया था राणा रतन सिंह को। तो छल से मार दिया था, नहीं तो फिर जीत नहीं पाता अलाउद्दीन खिलजी इससे। तो इस तरीके से ये जो है जौहर कर लेती है। अच्छा, जौहर एक प्रथा है जिसमें आग में कूद जाती है। एक प्रथा और कौन सी है जिसमें स्त्रियां जिंदा जल जाती हैं? सती प्रथा। सती प्रथा है ना। सती प्रथा का पहला अभिलेख कहाँ से मिला है? साक्ष्य एरण अभिलेख से। मैंने पढ़ाया था ना प्राचीन इतिहास में, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। ठीक, याद रखना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की कहानी खत्म हो जाती है। तो यहाँ उत्तर भारत के अभियान में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत का अभियान शुरू करता है मलिक काफूर। प्रश्न आता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत का अभियान कौन करता है? मलिक काफूर। मलिक काफूर देवगिरी को जीतता है 1296 में तो पहले जीता ही था, दोबारा फिर जो है जीतता है 1306-7 में। 1306-7 में किसको जीतता है? देवगिरी को। और उसके बाद में इधर आता है आपका जो है जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश वाला तेलंगाना वाला क्षेत्र है, इसको जीतता है। और इसके बाद होयसल को जीतता है, द्वार समुद्र होयसल यहाँ। और दक्षिण भारत पांड्य राज्य को जीतता है। तो इस तरीके से दक्षिण भारत में उसने लगभग 4 राज्यों को रौंदा था। किसको? महाराष्ट्र वाला देवगिरी वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला क्षेत्र, ठीक, और द्वार समुद्र वाला क्षेत्र। होयसल की राजधानी क्या थी? ये होयसल राज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। और दक्षिण में पांड्य राज था, दक्षिण में पांड्य राज था जिसकी राजधानी मदुरा थी। यहीं पर रामेश्वरम है, यहीं पर क्या है? रामेश्वरम। तो ऐसा इतिहास में वर्णन मिलता है कि रामेश्वरम तक जो है इसने
पूरा रौंद दिया था, समुद्री सीमा, दक्षिणी समुद्री सीमा तक पहुंच गया था। कौन? मलिक काफूर। अब इसीलिए जो है, क्योंकि इसको लगा था कि हमने जो है पूरी दुनिया जीत ली, हमने पूरी दुनिया जीत ली, दक्षिण भारत में इसके आगे कुछ था ही नहीं, दक्षिण भारत के आगे सागर ही था, तो इसको लगता था दुनिया यही है, तो पूरी दुनिया जीत ली। तो इसने कहा, एक सिकंदर था जिसने पूरी दुनिया जीती थी और दूसरा मैं हूँ, इसलिए दूसरा सिकंदर कौन हुआ? मैं हुआ। तो इसने एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर ए सानी की उपाधि, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? अलाउद्दीन खिलजी ने, दूसरा सिकंदर। देखो ये तो सही है, इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण कर ली। इसको लगता है इसने प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा था, हमारी क्लास में आया होता तो पढ़ता समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के घोड़े जो है 7 समुद्रों का पानी पीते थे, ऐसा जो है इतिहास में वर्णन मिलता है। पूरा यहाँ तक रौंद दिया था समुद्रगुप्त ने, और सब साम्राज्य स्थापित नहीं किया था, सबको क्या कर दिया था, वहाँ से धन इकट्ठा करके, कर इकट्ठा करके उनको स्वतंत्र राज करने का जो है अधिकार दे दिया था। भाई यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति जो है, यहाँ पर जो है आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी, बहुत सारी जो है बाधाएं पार करके आना पड़ेगा ना। तो दक्षिण भारत का अभियान जो भी होता था साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं होता था, यही अलाउद्दीन ने भी किया, साम्राज्य विस्तार नहीं करता था। यहाँ आकर के टैक्स लगाना, यहाँ की संपत्ति लूटना और नीचा दिखाना, इनको अपने गुलाम बनाना कि जब जरूरत पड़ेगी तुमको फिर से हम जीत ले जाएंगे, लेकिन तुम स्वतंत्र रूप से यहाँ शासन करो, क्योंकि हम यहाँ दिल्ली में बैठ करके तुम पर शासन नहीं कर सकते हैं। भाई कैसे कर सकते, इतने दूरी है और उसके बावजूद बीच में जो है विंध्याचल की श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, नर्मदा और जो है ताप्ती जैसी घाटियों को पार करके आना पड़ेगा, तो बहुत कठिन है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पर जो है शासन कर पाना दिल्ली वाले को बैठ करके संभव नहीं था। तो मकसद क्या था, सिर्फ जो है अपने साम्राज्य की सीमा को मतलब अप्रत्यक्ष रूप से विस्तृत करना और अपनी जो है शक्ति को प्रदर्शित करना और संपत्ति को लूटना, टैक्सेस लगाना, टैक्स लगाकर इनको नजराना भेजा जाता था। समुद्रगुप्त के समय में भी जो है नजराना जाता था हर साल, कि नहीं जाता, दक्षिण भारत के शासक ले जाते थे, फिर से पढ़ना जाकर के आज समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त ने ऐसा नहीं कहा कि जो है मैं सिकंदर हूँ, वो तो स्वयं ही सिकंदर था, कहने की क्या जरूरत है, उसने पूरा रौंद दिया था, ठीक है। लेकिन इसने जो है सिकंदर सानी अपने आप को कहा, द्वितीय सिकंदर कहा। तो ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण थे दक्षिण भारत के अभियान। यहाँ तक तो ये हो गया कि सैन्य सुधार किया, फिर इसने क्या किया, अभियान किया। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया? क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान की बात कर रहा हूँ। और किसके नेतृत्व में हुआ था? मलिक काफूर के। किसके नेतृत्व में हुआ था? मलिक काफूर के नेतृत्व में। स्वयं अलाउद्दीन खिलजी नहीं आया था, मलिक काफूर ने किया था, क्योंकि जो 1000 दिनारी का जो हिजड़ा था, किन्नर था, वो बड़ा ही चतुर और बड़ा ही शातिर व्यक्ति था, बहुत शातिर था, तुरंत मारता था किसी को भी। तो इस तरीके से उसने जो है पूरा दक्षिण भारत को रौंद दिया था, ठीक। इसके बाद में इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है क्या है? बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण, आर्थिक जो है सुधार करता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आर्थिक सुधार है। कहीं ना कहीं भारत में जो आर्थिक सुधार होते हैं तो अर्थशास्त्री इसको भी पढ़ते हैं, इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के सुधार को भी पढ़ते हैं। हम लोग तो थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, काम चलो पढ़ते हैं, लेकिन गहराई में पढ़ने वाले जो होते हैं वो अर्थशास्त्री होते हैं, इसके बारे में कि इसने क्या ऐसा सुधार किया था कि उस समय जो है सफल रहा। और अपने पूरे लगभग शासनकाल में, जो इसका लंबा शासनकाल था 1296 से लेकर के 1216 तक, लगभग 20 साल तक शासन किया ना, 1316 तक, सॉरी 1296 से लगभग 1316 तक 20 साल तक शासन किया। और उस 20 साल तक के शासन में महंगाई नहीं आई। देखो सबसे जबरदस्त सुधार किया था इसने कि मुद्रास्फीति नहीं होने दिया। अभी क्या है कि इतना आसमान छू रही महंगाई की नहीं, रसोई की गैस बढ़ रहे हैं सब, तो इससे सीखना चाहिए। अर्थशास्त्री इसको पढ़ते हैं इससे सीखने के लिए कि ऐसी क्या व्यवस्था की कि इन्फ्लेशन नहीं आई, मुद्रास्फीति नहीं आई। तो यहाँ पर जो है इसने बहुत सारे सुधार किए थे, जैसे मतलब कड़ाई से पूरा नियम को पालन कराना। सबसे पहला काम क्या किया इसने, जो है मूल्य नियंत्रित किया। सबसे पहला काम क्या किया? मूल्य नियंत्रित किया। वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए कि मनमानी तरीके से वस्तुओं के दाम जो दुकानदार हैं या जो प्रोडक्शन करने वाले हब्स हैं वो निश्चित नहीं करेंगे। सरकार जो निश्चित कर दिया, सुल्तान ने जो निश्चित किया, वही दाम रहेंगे, वही दाम निश्चित होंगे, ठीक। सेना को नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। जितने अमीर थे इन सबको जो है खालसा भूमि से बना ली गई थी, निजी जमीन को लेकर खालसा भूमि प्रवृत्ति कर दी गई थी और सबको नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। और महंगाई न बढ़े इसके लिए इसने मूल्य नियंत्रण शुरू किया। मतलब मूल्य निर्धारित कर दिया कि जैसे खाने की वस्तु है जितने रुपए की है वो उतने की रहेगी, पीने की वस्तु है उतने की ही रहेगी, तो इसने मूल्य निश्चित कर दिया। इसके अलावा जो आजकल क्या है, तराजू सामान खरीदने जाओ तो उसमें कांटा मार देते हैं ना, कम देंगे
बटखरे में नीचे से जो है छेद कर देते हैं, हल्का कर देते हैं। 1 किलो के बाट में जो है नीचे से कुछ हटा देते हैं धातु, 1 किलो का जो है 900 ग्राम ही रह जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ऐसी व्यवस्था ना हो, मतलब माप तोल अच्छी होनी चाहिए वस्तुओं की। इसके लिए बहुत कठोर कानून लागू किया था। इसने कहा था कि जो भी दुकानदार जितना ग्राम कम तोलेगा उसका उतना मांस निकाल लिया जाएगा। इतनी कड़ाई से लागू था, हर कोई डर के मारे नहीं करता था, बिल्कुल शुद्ध माप तोल होता था। तो शुद्ध माप तोल, और इसने मंडी व्यवस्था शुरू की। मंडी व्यवस्था 4 प्रकार की मंडी व्यवस्था इसने संचालित की। अनाज की मंडी अलग लगती थी, डेली सामान खरीदने वालों की मंडी अलग लगती थी कि जो डेली यूज के सामान हैं वो उसके लिए। इसी प्रकार से दासों का अलग मंडी लगती, दास व्यापार होता था ना, जानवरों का व्यापार होता था, दासों का व्यापार होता था। तो इस तरीके से इसने मंडी व्यवस्था शुरुआत की। तो कहीं ना कहीं देखो आज भी मंडी व्यवस्था पर ही तो किसान विद्रोह कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। अभी बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें जो है 2 कानून सरकार लेकर आई थी, उस कानून के खिलाफ जो है किसान आंदोलन रत थे कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था पहले से चली आ रही थी। ये व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने ये व्यवस्था स्टार्ट की थी, तो ये व्यवस्था पहले से चली आ रही थी। इसके अलावा इसने आर्थिक सुधार में क्या किया था, टैक्सेस की व्यवस्था की थी। टैक्स, अब देखो मंडी व्यवस्था को संचालित करने के सहनाई मंडी एक जो है विभाग बना दिया था। क्या बना दिया था, सहनाई मंडी, एक विभाग स्थापित कर दिया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके अलावा टैक्स, भाई राज्य चलाने के लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो पैसा धन कहाँ से आएगा, टैक्स से आएगा। तो टैक्स से आएगा, तो जजिया कर तो थी, जजिया कर, लेकिन इनसे संपत्ति को मतलब कर लेने की व्यवस्था बहुत कड़ाई से कर दिया था, बहुत मतलब व्यवस्थित कर दिया था कि कर आना ही आना है। तो जजिया कर तो मैंने बताया मीर कासिम ने शुरू किया था भारत में। मीर कौन शुरू किया था, मीर कासिम, जो 712 ईस्वी में भारत आता है, अरब आक्रांता, तो उसने शुरू किया था क्या, जजिया कर। भारत में जजिया कर लगाया था। तो जजिया कर पे प्रश्न आता है, जजिया कर किस प्रकार का प्रश्न है, तो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर क्या था, जजिया कर। और किस नाम पर लिया जाता था, उनको संरक्षण देना है, उनको जो है सुरक्षित रखना है। भारत में गैर मुस्लिम सुरक्षित रह सकें, किससे, हमसे ही, क्योंकि हम ही तो आक्रांता है, हम ही तो लुटेरे हैं, डाकू हैं, हम तुमको छेड़ेंगे नहीं, तुम कर देते रहोगे तो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो जजिया कर रोपित शुरू से ही था, 712 AD से ही था, मोहम्मद बिन कासिम के समय से ही, लेकिन बहुत व्यवस्थित तरीके से लेना शुरू कर दिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि राज्य जो है धन को बढ़ाना था तो जजिया कर लेते थे। इसके अलावा जकात कर लिया जाता था, जकात, खराज लिया, जकात जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर है। उसमें कहते नहीं कि जकात देना चाहिए, और जकात आज के समय में मुस्लिम्स कब देते हैं, जब रोज़ा, रमज़ान के समय में रोज़ा रहते हैं तो वो जकात देते हैं। मोस्टली जो है लोग दान करते हैं इस तरीके से कि जो है जो कुछ भी हम यहाँ पाप कर रहे हों वो यहीं धुल जाए। हम भी करते हैं ना दान, आज के समय में मंदिरों में दान करते हैं, खूब पाप कर लेंगे, फिर गंगा नहा के आएंगे, कहेंगे ये भी दान हो गया हमारा। तो ऐसे ही धार्मिक कर था एक तरीके से जकात, जो मुस्लिमों पर लगाया जाता था। और एक खराज कर था, खराज या खराज कर था, ये कैसा था, भूमि कर था। ये कैसा था, भूमि कर, जो पहले 33% हुआ करता था। कितना, जो पहले 33% हुआ करता था, अब इसको बढ़ा करके 50% कर दिया गया। कितना कर दिया गया, खराज को बढ़ा करके 50% कर दिया गया। तो जमीन से उगाई करने वाला कर जो है ये 50% कर दिया गया। खजाना बढ़ेगा तभी तो राज्य संचालित होगा, तभी तो अच्छी तरीके से व्यवस्था, बाजार नियंत्रित रहेगा सब कुछ। तो फिर इसने 50% इसको कर दिया। और इसके अलावा इसने 2 नए कर बढ़ाए थे, यहाँ से इसको ध्यान रखना, चराई कर और घरी कर। चराई कर और दुधारू पशुओं की चरागाह पर, पशु जो है वो चरते हैं ना खेतों में जा करके, और खेत किसकी थी, खालसा जमीन थी, सरकार की जमीन थी। सरकार की जमीन पर पशु तुम्हारे चरेंगे तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, तुमको कर देना पड़ेगा। तो ऐसे कर को क्या कहा, चरी कर या चराई कर, चरी कर या चराई कर। तो ये किसने इंप्लीमेंट किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके अलावा घर, हाउस टैक्स आज भी लेता है सरकार ना, हाउस टैक्स, नगर में चले जाओ, नगर निगम क्या लेती है, हाउस टैक्स लेती है, घर कर, गृह कर लेती है। तो ऐसे ही घरी कर शुरू किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 2 नए कर स्टार्ट किए, इनका नाम याद रखना है आपको, चराई कर और घरी कर। चराई कर और घरी कर किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चराई कर या चरी कर और घरी कर शुरू करने वाला शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस तरीके से इसने जो है ये व्यवस्था स्थापित की। तो ये सारी चीज़ें जो है बाजार नियंत्रण और ये सारी व्यवस्था इसने प्रारंभ की। इसके अलावा वास्तु के क्षेत्र में भी कुछ निर्माण किया था। ये बड़ा नकलची टाइप का था और बड़ा ही वो था कि जो है अरे हमारे पूर्वज ऐसा कर गए तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। कुतुब मीनार किसने शुरू किया था,
ऐबक ने शुरू किया था, 5 मंजिल था और ये सोचता था कुतुब मीनार से भी बड़ा मीनार हम बनाएंगे। कह दिया मलिक काफूर को, जाओ बनवाओ। क्या बनवाओ? कुतुब मीनार से भी बड़ा मीनार बनवाओ। मलिक काफूर लड़ाका था, वो कौन सा इंजीनियरिंग जानता था, उसने जो है कुतुब मीनार के सामने ही जो निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। आधार जितना चौड़ा लंबा उतना ही ऊंचाई हुई, मतलब ऊपर बढ़ते हुई जितना चौड़ा बेस बनाया उतना ही चौड़ा ऊपर तक। अब बन ही नहीं पाया, कुछ ही ऊंचाई तक गया, बोला महाराज कुतुब मीनार को हम नहीं बना सकते हैं, कुतुब मीनार जितना बन ही नहीं सकता है। तो बाद में मतलब उसमें बहुत खर्चा हुआ, टाइम भी लगा, जितना बेस बनाया उतना ही, क्योंकि इंजीनियरिंग उसको पता नहीं थी मलिक काफूर को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनवाया था वो बेस चौड़ा था, आधार जाकर पतला हो गया था, तभी तो रुकेगा कोई चीज़, इमारत जो है। तो 5 मंजिला इमारत उस समय दिल्ली की सबसे बड़ी इमारत थी कुतुब मीनार। और ये नकलची था और बहुत बड़ा जो है घमंडी भी था। कहा अरे हमसे पूर्वज हमारे इतना कर गए तो हम भी बनवाएंगे। तो अलाई मीनार बनवाया। क्या बनाया? अलाई मीनार बनवाया। किसके सामने? वहीं पर बनवाया, कुतुब मीनार के सामने ही। और कुबुतुल इस्लाम मस्जिद थी, कुबुतुल इस्लाम मस्जिद भी वहीं पर थी, दिल्ली में ही। कुबुतुल इस्लाम मस्जिद का जो दरवाज़ा नहीं था तो उसने कहा मैं दरवाज़ा लगवाऊंगा बड़ा सा, तो उसने अलाई दरवाज़ा बनवा दिया। किसमें? कुबुतुल इस्लाम मस्जिद में। तो प्रश्न आते हैं कि अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके अलावा एक जो है बड़ा सा तालाब बनवा दिया जिसको हौज खास कहा गया। क्या कहा गया? हौज खास। आज भी है दिल्ली में हौज खास नाम से, हौज खास है ना, आज भी दिल्ली में है। तो हौज खास का निर्माण करवाया। 12 जो है 1000 स्तंभों वाला जो है महल बनवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें दिल्ली में बहुत सारा इसने थोड़ा बहुत निर्माण कार्य भी करवाया था, तो वास्तु का निर्माण भी करवाया था। और इसके समय में अमीर खुसरो नामक एक बड़ा विद्वान था। थोड़ा सा अमीर खुसरो को समझ लो, इससे भी प्रश्न आते हैं। बलबन से अमीर खुसरो जो है अपनी यात्रा शुरू करता है। 1253 एडी में उसका जन्म होता है। अमीर खुसरो का जन्म कब होता है? 1253 एडी में। कब जन्म होता है? 1253 एडी में अमीर खुसरो का जन्म होता है। अमीर खुसरो भारत में बहुत कुछ इंप्लीमेंट किया। तबला जो बजाते हैं, सितार जो बजाते हैं, इसका जन्मदाता कौन था? अमीर खुसरो। ये याद रखना, तबला बजाते ना, तो किसने खोजा था? अमीर खुसरो ने। इसका जन्म हुआ था आज का जो आपका कासगंज है, कासगंज है ना, जो पहले एटा डिस्ट्रिक्ट में था, कासगंज के पटियाली गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटियाली गांव में, पटियाला में नहीं, पटियाली गांव में। किस गांव में हुआ था? पटियाली गांव में। कासगंज के पटियाली गांव में अमीर खुसरो का 1253 एडी में जन्म हुआ था। और इसके गुरु का नाम था, क्या नाम था? पढ़ा है कि नहीं इसमें? पढ़ते नहीं हो? चलो ये काम करना, मैं कुछ एक लिस्ट दूंगा, होमवर्क दूंगा, ठीक है, उसमें बना कर लाना कुछ चीज़ें। पुरानी पीडीएफ में है, पुरानी पीडीएफ में है, पढ़ते नहीं हो, ठीक। तो कुछ होमवर्क मैं दूंगा जिसको करोगे आप। तो इस तरीके से इसने जो है तबला और सितार बनाया। क्या बनाया? तबला और सितार बनाया। इसके अलावा इसकी आवाज़ बड़ी सुरीली थी, तोते जैसी आवाज़ थी। तो क्या कहा गया? तोतीय हिंद कहा गया इसको। क्या कहा गया? तोतीय हिंद, पैरेट ऑफ इंडिया, पैरेट ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का तोता, तोतीय हिंद कहा गया इसको। और इसने जो है कव्वाली गायन की विधा शुरू की। कव्वाली गायन की विधा किसने शुरू की? अमीर खुसरो ने। कव्वाली गायन, कव्वाली होती है ना, तो कव्वाली गायन की विधा किसने शुरू की? अमीर खुसरो ने। इसके अलावा इसने जो है कुछ बोलियां, जैसे खड़ी बोली है, खड़ी बोली का भी यही प्रवर्तक था। खड़ी बोली, हिंदवी की खड़ी बोली, इसका भी प्रवर्तक था। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न आते हैं अमीर खुसरो से, तो अमीर खुसरो से प्रश्न आते हैं। तो इसलिए जो है अब इसकी मृत्यु हो जाती है 1325 एडी में। 1325 एडी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1325 एडी में। तो प्रश्न कभी कभी आता है, और इस दौरान 1253 से लेकर 1325 एडी तक लगभग 7 सुल्तानों का ये समय देखता है, कार्यकाल देखता है। तो सबसे ज़्यादा सुल्तानों का समय देखने वाला कौन सा विद्वान था? अमीर खुसरो। यहाँ से भी प्रश्न आता है कभी कभी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका जो है और दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश खत्म हो जाता है। इसके बाद में 2 शासक आते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और खुसरो शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ये 1316 ईस्वी में सत्ता पर बैठता है और ये कहता है कि जो है खुदा ही मैं हूँ, मैं ही खुदा हूँ, ईश्वर, मतलब इसने ऐसे पदवी धारण की। और बड़ा ही अजीब टाइप का शासक था।
ये दरबार में नंगे घूमता रहता था। दरबारियों के सामने जो है नंगा चला आता था, कभी जो है बुर्का पहन के चला आता था, स्त्रियों का वस्त्र धारण करके चला आता था। तो ये इसलिए इतिहास में जाना जाता है, इतिहास में इसलिए जाना जाता था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है, बड़ा सनकी टाइप का था। और इसके बाद में जो है खुसरो शाह आता है, निजामुद्दीन खुसरो शाह आता है। तो खुसरो शाह क्या करता है कि ये जो है मतलब इसके समय में यही जो है ये भी क्या करता है कि अल्लाह को जो है बिल्कुल पीछे कर देता है कि मैं ही ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ और मैं ही शासन करूँगा। तो इसके समय में गाजी मलिक एक जो है गाजी मलिक एक इक़्तादार था, गाजी मलिक जो है इक़्तादार था, और वो कहता है इस्लाम खतरे में है। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि इस्लाम खतरे में है, ये सब किसने कहा था? गाजी मलिक ने कहा था। किसके समय में? खुसरो शाह के समय में। और गाजी मलिक आकर के इसको मार देता है, किसको? खुसरो शाह को। 1320 ईस्वी में कुछ समय तक शासन सत्ता पर रहता है और इसको मार करके और स्थापना करता है तुगलक वंश की। कौन से वंश की? तुगलक वंश। तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर कौन बैठता है? गाजी मलिक। और जो है स्थापना किसका करता है? तुगलक वंश की। और सत्ता पर बैठता है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर खिलजी वंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ठीक।